हाय दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस न्यू लेक्चर में। तो आज का हमारा टॉपिक है बीपीएच, जो कि मेल के प्राइवेट पार्ट में होने वाली एक गंभीर समस्या है। चलिए पढ़ते हैं कि ये क्या होता है। देखिए, बीपीएच जिसका फुल फॉर्म होता है बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। चलिए एक एक वर्ड का मीनिंग समझते हैं। तो बिनाइन, आपने कैंसर पढ़ा होगा। कैंसर को टू पार्टों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मेलेग्नेंट, सेकेंड होता है बिनाइन। जो मेलेग्नेंट होता है बहुत ही डेंजरस होता है। अगर हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में मेलेग्नेंट हो जाता है, मेलेग्नेंट ट्यूमर हो जाता है, तो वो उस पार्ट को पूरी तरह से डैमेज कर देता है और साथ ही साथ उसके साथ साथ अदर ऑर्गन में भी स्प्रेड हो जाता है और अदर ऑर्गन को भी डिफेक्ट कर देता है। और ये ट्रीटमेंट होने पर जल्द ही ठीक नहीं होता है, ये दोबारा से परफॉर्म भी हो जाता है। लेकिन जो बिनाइन कंडीशन होती है, बिनाइन ट्यूमर क्या होता है, एक नॉन कैंसरस कंडीशन होती है, आसानी से ट्यूमर होता है और ट्रीटमेंट होने पर ठीक भी हो जाता है और ये एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में भी नहीं फैलता है। ठीक है। इसके बाद प्रोस्टेटिक, प्रोस्टेटिक का मतलब है यहाँ पर हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड से, प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। यहाँ पर ये ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, जिसमें कि क्या होता है, यूरिन फिल होता है। देन यहाँ से जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसे हम वास डिफरेंस बोलते हैं और इसे हम बोलते हैं टेस्टी, जिसमें कि यूरिन मतलब कि जो स्पर्म होते हैं उसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है। और आपको यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसे हम पेनिस बोलते हैं, जिसके माध्यम से यूरिन और स्पर्म को बाहर निकाला जाता है। ठीक है। आप यहाँ पर समझ गए। इसके बाद अब हम समझते हैं कि होता क्या है। देखिए यहाँ पर देखिए हाइपरप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया का मीनिंग ये होता है कि जब भी हमारी बॉडी में किसी भी ऑर्गन में या किसी भी पार्ट में इन्लार्जमेंट हो जाता है, वो बड़ी हो जाती है, तो उसे हम हाइपरप्लेसिया बोलते हैं। तो देखिए बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया का पूरा मीनिंग निकलता है कि जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड है इसमें इन्लार्जमेंट हो जाना, ये बड़ी हो जाना, ये नॉर्मल साइज से क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है इस बीपीएच की कंडीशन में। देखिए बीपीएच इज ऑल्सो नॉन एज बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रॉफी। ठीक है। तो इसे हम बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है, देखिए यहाँ पर समझते हैं। तो ये क्या है, एक नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो, ये जो हमारा ब्लैडर है, कुछ इस प्रकार से डायग्राम है। तो देखिए ये ब्लैडर है, ब्लैडर के जस्ट यहाँ पर क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ये नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो जाता है कि पूरी तरह से इसका इन्लार्जमेंट हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है और इस इन्लार्जमेंट की वजह से होता क्या है कि जो हमारी ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, जो यूरेथ्रा है, जिसके माध्यम से जब आप यूरिन पास आउट करने जाते हैं, तो इसी के माध्यम से क्या होता है कि यूरिन बाहर निकलता है। ठीक है। ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर भी ये दिखाई दे रही है, इसी को ही क्या बोलते हैं, हम यूरेथ्रा बोलते हैं। जब आप यूरिन पास आउट करते हैं तो इसके माध्यम से क्या होता है, यूरिन बाहर निकलता है। ठीक है। लेकिन जैसे ही इसका एनलार्जमेंट हो गया, ये बड़ी हो गई है, तो जब भी आप वॉशरूम करने जाते हैं तो आपको दिक्कत होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, दर्द होगा। ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि होता क्या है। तो देखिए बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, जैसे बीपीएच बोलते हैं, इज अ नॉन कैंसरस इन्लार्जमेंट ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड। ये क्या होता है, कैंसर नहीं होता है, बल्कि नॉन कैंसरस कंडीशन होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, मैनुअली इन्लार्जमेंट हो जाता है इस प्रोस्टेट ग्लैंड का, जिसके कारण होता क्या है कि आपको वॉशरूम करने में दिक्कत होती है। ठीक है। बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है। ठीक है। तो ये क्या होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्लार्जमेंट हो जाता है इस कंडीशन में। ठीक है। इसके आगे अगर हम समझें एटियोलॉजी एंड रिस्पेक्टर, मतलब कि ऐसे क्या क्या कारण होते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं जिसके कारण बीपीएच की समस्या बनती है, प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्लार्जमेंट आ जाता है। चलिए वो देखते हैं। तो देखिए एग्जैक्ट कॉज इज अननोन, तो अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इसका एग्जैक्ट कॉज क्या है, इसका एग्जैक्ट कॉज अननोन है। ठीक है। इसके बाद हार्मोन अल्ट्रेशन, कुछ हार्मोनल अल्ट्रेशन होते हैं, हार्मोन भी इफेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेन में क्या होता है, प्राइमरी हार्मोन होता है टेस्टेस्टेरोन, टेस्टेस्टेरोन से ही कन्वर्ट होता है क्या, डिहाइड्रोटेस्टेस्टेरोन। डिहाइड्रोटेस्टेस्टेरोन का वर्क ये होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती हैं, जो इसकी सेल्स होती हैं, तो साइज होता है, तो देखिए डिहाइड्रोटेस्टेस्टेरोन क्या करता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड की साइज को मेंटेन करके चलता है। ठीक, जैसे ही आप अडल्ट एज में होते हैं, ठीक है, तो इसकी साइज को कौन मेंटेन करके चलता है, डिहाइड्रोटेस्टेस्टेरोन। ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे टेस्टेस्टेरोन डिक्रीज होने लगता है, और टेस्टेस्टेरोन जैसे ही डिक्रीज होने लगता है, देन उसके बाद डिहाइड्रोटेस्टेरोन इंक्रीज होने लगता है, ये अपोजिट चलने लगता है। ठीक है। ये इंक्रीज होने लगता है, और जैसे ही जैसे इंक्रीज ये होने लगेगा, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, इसकी सेल्स को स्टिमुलेट करने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि इसकी सेल्स को इन्लार्जमेंट करने लगता है, जिसके कारण प्रोस्टेट ग्लैंड ये बड़ी होने लगती है, इसमें इन्लार्जमेंट होने लगता है। किसके कारण, इस डिहाइड्रोटेस्टेस्टेरोन के इंक्रीज होने के कारण। ठीक है। तो इस कारण से प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्लार्जमेंट में भी हो सकता है। इसके बाद द मेन रिस्क फैक्टर, कुछ रिस्क फैक्टर भी होते हैं जो भी मे भी परफॉर्म कर सकते हैं कि बीपीएच की समस्या हो जाए। जैसे कि एजिंग, जैसे ही जैसे एज अबव होती है, आप 40 के अबव जाते हैं, 50 के अबव जाते हैं, आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्लार्जमेंट होने के चांसेस हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है।
इसके बाद फैमिली हिस्ट्री, अगर आपके फर्स्ट जनरेशन में किसी को, पिताजी को, भैया को, किसी को भी प्रोस्टेट बीपीएच की समस्या थी, तो मे भी हो सकता है कि जो आने वाली जनरेशन होगी उसमें किसी को भी बीपीएच की समस्या हो जाए, ठीक है। इसके बाद ओबिसिटी, जो ओबेस्ट पर्सन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा हेल्दी पर्सन होते हैं, मोटे होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो डिसीज़ होती है उन्हें जल्दी ही कॉज हो जाती हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे बीपीएच की समस्या होने की, ठीक है। इसके बाद एथेनिक बैकग्राउंड, एथेनिक बैकग्राउंड का मीनिंग होता है कि या तो आप बहुत ज़्यादा गोरे हैं या फिर आप बहुत ज़्यादा काले हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि उस टाइम पे भी समस्या हो सकती है बीपीएच होने की, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेसिया होने की, ठीक है। इसके बाद देखें डाइट, अगर आप प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशनल डाइट नहीं लेते हैं, आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, तो आपको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो जाती है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है, जिसके कारण में भी क्या हो सकता है कि प्रोस्टेट ग्लैंड में इन्लार्जमेंट होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद इफेक्ट ऑफ क्रोनिक इन्फ्लामेशन, अगर आपके यूरिनरी ट्रैक में कहीं पर भी किसी भी तरह का पहले से कभी इन्फेक्शन हुआ था या है, तो उस कंडीशन में प्रोस्टेट ग्लैंड में भी क्या हो सकता है, इन्फ्लामेशन होने के चांसेस हो सकते हैं और ये डैमेज होने के चांसेस भी हो सकते हैं, जिसका इसका इन्लार्जमेंट हो सकता है। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं जिसके कारण भी बीपीएच की समस्या हो सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, जो कि मेन होता है कि इसमें क्या क्या सिम्टम्स शो होते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो फर्स्ट है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द यूरेथ्रा, तो अभी हमने देखा कि जो हमारा ब्लैडर है, ब्लैडर से जो अब ये ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर जो जुड़ी होती है, इसे हम बोलते हैं यूरेथ्रा, जिसके माध्यम से जब आप यूरिन पास आउट करते हैं तो इसी के माध्यम से क्या होता है कि आपका जो यूरिन है वो बाहर निकलता है, ठीक है, ये ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर से। तो इसमें होता क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेथ्रा, तो इसमें अगर जैसे ही प्रोस्टेट ग्लैंड में ये इलार्जमेंट हो गया है, तो आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पर पूरी तरह से जो यूरेथ्रा है इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, ये मुंद गई है, ये बंद हो गई है, ठीक है, इसमें ब्लॉकेज आ गया है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप यूरिन पास आउट करेंगे तो आप ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे, आपको तकलीफ होगी, बहुत ज़्यादा पेन होगा, ठीक है। और जो आपका ब्लैडर है वो भी ठीक तरह से वर्क नहीं करता है, काम नहीं करता, ठीक है। चलिए देखते हैं कि आगे क्या क्या सिम्टम्स शो होंगे। तो देखिए, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, तो आपको क्या होगा, सामान्य से अधिक बहुत ज़्यादा यूरिन आएगा, आपको बहुत ज़्यादा लगेगा कि मुझे यूरिन पास आउट करने जाना चाहिए, क्योंकि क्या होगा कि जो ब्लैडर है इसे ठीक तरह से वर्क तो नहीं करेगा, जैसे कभी भी किसी भी टाइम पे क्या होगा कि आपको वॉशरूम करने की समस्या हो सकती है, ठीक है। इसके बाद अर्जेंट नीड टू यूरिनेशन, क्या होता है कि सामान्य तौर पर जब हमें वॉशरूम लगती है तो हम थोड़ा रोक लेते हैं, लेकिन अगर आपको बीपीएच की समस्या होती है, ठीक है, तो आपको अर्जेंट ही क्या करने जाना पड़ सकता है, वॉशरूम करना जाने पड़ सकता है, आपको एकदम से वॉशरूम लगेगी और आपको जाना ही पड़ सकता है, ठीक है, वॉशरूम करने, ठीक है, रोक नहीं पाएंगे आप ज़्यादा देर तक, ठीक है। इसके बाद नॉक्सूरिया, नॉक्सूरिया ये होता है कि अगर ब्लैडर में डिफेक्ट आ गया है, देखिए इसके कारण ब्लैडर में डिफेक्ट आएगा, ठीक है, जिसके कारण होगा क्या, मे बी जब आप रात को सोते समय क्या होगा, बिस्तर पर ही यूरिन पास आउट हो जाएगा, क्योंकि ब्लैडर क्या करेगा, ज़्यादा देर तक उसे रोक कर नहीं रख पाएगा, जिसके कारण बिस्तर पर भी कभी कभी क्या हो जाता है, यूरिन पास आउट हो जाता है, जिसे नॉक्सूरिया बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद डिफ़िकल्टी एंड हेसिस्टेंस इन स्टार्टिंग यूरिनेशन, जब आप यूरिन पास आउट करने जाते हैं, वॉशरूम करने जाते हैं, तो आप जब वॉशरूम करना स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी, बहुत ज़्यादा पेन होगा, क्योंकि देखिए जो ब्लैडर है इससे जहाँ से यूरिन निकलना चाहिए उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है, वो बंद हो चुकी है, ठीक है, ब्लॉकेज हो गई है, ठीक है। तो आप यूरिन पास आउट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, दिक्कत होने लगती है, ठीक है। इसके बाद ड्राइविंग एट द एंड ऑफ यूरिनेशन, तो क्या होगा कि जब आप यूरिन पास आउट कर लेते हैं, वॉशरूम पास आउट कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद भी क्या हो सकता है, उसके बाद भी आपके पेनिस से बूंद बूंद करके यूरिन निकल सकता है, गिर सकता है, ठीक है, ये चांसेस देखने को मैनली मिलते हैं पेशेंट में। इसके बाद ब्लड इन दी यूरिन, तो क्या हो सकता है कि यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ है, ये बड़ी हो गई है और निकलना तो यूरिन यहीं से है, तो में भी चांसेस होते हैं कि यूरिन के साथ साथ ब्लड आने के भी चांसेस होते हैं, जिसे हेमेच्यूरिया बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखें एक्यूट यूरिनरी रिटेंशन, तो क्या होता है, जब आप एकदम से वॉशरूम करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें रिटेंशन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वो जल्द ही नहीं निकल पाएगी, क्योंकि क्या हुआ है कि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, तो आप एकदम से जब वॉशरूम करना स्टार्ट करते हैं तो रिटेंशन होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा, वो नहीं निकल पाएगा ठीक तरह से, ठीक है। इसके बाद रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो अगर ये यहाँ पर इन्लार्जमेंट हो गया है, यूरिन ठीक से पास आउट नहीं हो पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है, तो उससे क्या हो सकता है कि इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा और जल्द ही बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद एपिगैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, जो हमारा एपिगैस्ट्रिक रीजन होता है, मतलब जो हमारा एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन में जो नाभि होती है, नाभि के जो एब्डोमेन साइड क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा, डिफिकल्टी होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, ठीक है। इसके बाद
रीनल फेलियर। अब देखिए जो यूरिन है वो ठीक तरह से नहीं निकल पा रहा है, ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पा रहा है, जिस कारण क्या होगा कि किडनी पर इफेक्ट पड़ेगा, और किडनी पर इफेक्ट पड़ने से क्या हो सकता है कि किडनी फेल भी हो सकती है, रीनल फेलियर भी हो सकता है। इसके बाद फटिग, बहुत ज़्यादा थकान होगी, बहुत ज़्यादा भारीपन लगेगा एब्डोमेन में और आपके पेरिनियल एरिया में। इसके बाद एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया में भी अगर भारीपन लगता है तो में भी चांसेस होंगे कि आपको भूख में मन नहीं लगेगा, खाना खाने में मन नहीं लगेगा, ठीक है। इसके बाद नोजिया एंड वोमिटिंग। नोजिया एंड वोमिटिंग की भी समस्या बन सकती है, आपको वोमिटिंग आने के भी चांसेस होंगे। इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन द ब्लैडर। अब यूरिन ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण यूरिन इसमें थोड़ा बहुत भरा रहेगा, जिसके कारण होगा क्या कि स्टोन होने के भी चांसेस हो जाते हैं, मतलब कि पथरी होने की समस्या भी में भी परफॉर्म हो सकती है आपके ब्लैडर में। तो ये कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होती हैं जो कि मैनली देखने को मिल सकते हैं अगर बीपीएच की समस्या होती है किसी को। इसके बाद अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात, कि अगर कैसे कैसे इसको डायग्नोस्ट किया जा सकता है बीपीएच की समस्या को। तो फर्स्ट टेस्ट का हिस्ट्री कलेक्शन। सबसे पहले हम हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं, पेशेंट से पूछते हैं पहले कभी यूरिनरी ट्रैक में कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन तो नहीं था, ठीक है। इसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम पूरा पेनिनियल एरिया को असेस कर सकते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, लाइक पेनिस, स्कॉटम, टेस्टिस, ये सब फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जिसे DRE बोलते हैं। ये एक प्रकार का प्रोसीजर होता है जो कि डॉक्टर्स परफॉर्म करते हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, अपने हाथों में ग्लव्स पहनते हैं, और ग्लव्स पहनने के बाद क्या करते हैं कि रेक्टम में एक उंगली को इंसर्ट करते हैं। उंगली को इंसर्ट करने पर क्या करते हैं, वो यहाँ से प्रोस्टेट ग्लैंड को फील करते हैं कि इसमें किसी भी प्रकार का इनलार्जमेंट तो नहीं हुआ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी एक इमेजिनेशन टेस्ट होता है, जिसके माध्यम से यहाँ पर एक डिवाइस चलाई जाती है, जिसके माध्यम से क्या होता है, मॉनिटर पर वो शो होती है, ठीक है। देखिए यहाँ पर मॉनिटर पर शो हो रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड पूरी तरह से विजुअलाइज हो रही है। अगर इसमें किसी भी तरह का इनलार्जमेंट होगा तो वो इसमें दिखाई दे जाती है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं यूरिनरी साइटोस्कोपी। यूरिनरी साइटोस्कोपी एक प्रोसीजर होता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ इस प्रकार से एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि क्या होता है, साइटोस्कोप होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक ट्यूबलाइट स्ट्रक्चर का बना होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेनिस के माध्यम से जो यूरेथ्रा होती है, इसी यूरेथ्रा के माध्यम से इंसर्ट किया जाता है यहाँ तक, ब्लैडर तक, प्रोस्टेट ग्लैंड तक। और इसमें क्या होता है, कैमरा लगा होता है, ठीक है। इस कैमरा लगा होता है जिसके माध्यम से असेस करते हैं डॉक्टर्स के ब्लैडर में किसी भी तरह का कोई डिफेक्ट तो नहीं आ गया, प्रोस्टेट ग्लैंड में कितना डिफेक्ट आ गया है, कितना इन्लार्जमेंट हुआ है। तो पूरी तरह से एग्जामिनेशन करने के लिए साइटोस्कोप का यूज किया जाता है, जिसे साइटोस्कोपी बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, जिसे PSA टेस्ट बोला जाता है। ये एक प्रकार का क्या होता है, प्रोटीन होता है, जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड की जो सेल्स होती है उससे प्रेजेंट होता है, उससे रिलीज होता है, ठीक है। लेकिन इसकी स्मॉल क्वांटिटी ब्लड में भी प्रेजेंट होती है। अगर लेकिन जैसे ही PSA टेस्ट किया जाता है और ब्लड में इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा निकलती है, तो मे भी डॉक्टर्स परफॉर्म कर लेते हैं कि इनलार्जमेंट हो गया है प्रोस्टेट ग्लैंड में, उसमें कोई डिफेक्ट आ गया है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, जिसे IVP बोलते हैं। ये भी एक इमेजिनेशन टेस्ट होता है। इसके माध्यम से जो पूरा यूरिनरी ट्रैक है उसको असेस किया जाता है, लाइक किडनी हो गया, यूरेटर हो गया, ब्लैडर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, इससे सब कुछ असेस किया जाता है। आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमें ब्लैडर अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है, और यहाँ से यूरेटर भी थोड़ी थोड़ी दिखाई दे रहे हैं, और ये किडनी दिखाई दे रहे हैं। पूरे यूरिनरी ट्रैक को एग्जामिनेशन करने के लिए इसमें कहाँ पर कौन सा डिफेक्ट आ गया है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इंट्रावीनस पाइलोग्राफी, जिसे IVP भी किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रोस्टेट बायोप्सी। प्रोस्टेट बायोप्सी मतलब कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके स्मॉल टिश्यू, स्मॉल सेल्स को लेकर उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, ताकि एग्जैक्ट कॉज का हमें पता चल सके, ठीक है। इसके बाद यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट क्या होता है, अगर इसके अलावा बीपीएच के अलावा यूरिनरी ट्रैक में कहीं भी किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होता है तो उसे असेस करने के लिए यूरिन टेस्ट इसमें परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मैनेजमेंट की। कुछ मैनेजमेंट भी होता है जो कि इस डिसीज में, बीपीएच में किया जाता है, चलिए वो देखते हैं। तो फर्स्ट है अल्फा ब्लॉकर्स। कुछ अल्फा ब्लॉकर्स होती हैं जो कि प्रिस्क्राइब की जाती हैं डॉक्टर्स के द्वारा, जैसे कि टेराजोसिन, डॉक्साजोसिन एंड टेम्यूसोलोसिन एंड अल्फ्यूजोसिन एंड सिलोडोसिन। ये क्या करती हैं, देखिए, रिलैक्स द मसल्स ऑफ द प्रोस्टेट एंड ब्लैडर नेक मेकिंग इट इजर टू यूरिनेट। तो क्या करते हैं कि जो ब्लैडर होता है, ब्लैडर का जो नेक होता है, मतलब जहां से यूरेथ्रा जुड़ा हुआ था, ठीक है,
तो वहाँ की जो मसल्स होती हैं उन्हें रिलैक्स करती हैं, ताकि जब आप यूरिन पास आउट करने जाते हैं तो आप इजी से यूरिन पास आउट कर सकें। ठीक है, इसके बाद 5 अल्फा रेडिकेट्स इनहिबिटर्स, तो देखिए कुछ दी जाती है जैसे कि फिनास्टेराइड एंड ड्यूटास्टेराइड। ठीक है, ये क्या करती है, रिड्यूस द साइज ऑफ प्रोस्टेट बाय लोअरिंग डीएचटी लेवल। तो ये क्या करती हैं कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी साइज को थोड़ा रिड्यूस करने में हेल्प करती हैं, ताकि जो प्रोस्टेट ग्लैंड की जो साइज बढ़ गई है वो कम हो सके। ठीक है, तो ये कुछ मैनेजमेंट किए जाते हैं मेनली। इसके बाद सर्जरी, इसके बाद अब हम बात करते हैं सर्जरी की। तो इस डिसीज में कुछ सर्जरी भी परफॉर्म की जाती है, जैसे कि है ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, जिसे TURP बोला जाता है। चलिए समझते हैं। तो देखिए इसमें होता क्या है कि एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है, देखिए ये इस प्रकार का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिसेक्टोस्कोप बोलते हैं। इस रिसेक्टोस्कोप को क्या किया जाता है, इस पेनिस के माध्यम से, इस यूरेथ्रा के माध्यम से इंसर्ट किया जाता है, कहाँ तक, प्रोस्टेट ग्लैंड तक। ठीक है, अगर अब इस प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई भी अनवांटेड या फिर रीग्रोथ हुई है अगर किसी भी टिश्यू की, सेल्स की, ठीक है, तो उसे क्या किया जाता है, इसके माध्यम से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें रिमूव कर दिया जाता है जो भी इनलार्जमेंट हुआ है टिश्यू का, सेल्स का, तो उसे इसके माध्यम से रिमूव किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी। सुप्राप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी में क्या होता है कि जो हमारी नाभि होती है, जो एब्डोमेन होता है, वहां पर सर्जिकल कट लगाया जाता है और वहां से क्या किया जाता है, मतलब जो ब्लैडर होता है वहां की उस एरिया से कट लगाकर क्या किया जाता है कि उस प्रोस्टेट ग्लैंड के पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है जो कि इन्फेक्टेड हुआ है या फिर उसका बहुत ज्यादा इन्फेक्टेड हो गया या कैंसर परफॉर्म हो गया है, तो उस कंडीशन में ये हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रेट्रोप्यूबिक प्रोस्टेक्टमी एंड पेरिनियल प्रोस्टेक्टमी, दोनों ही समथिंग एक से होते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए रेट्रोप्यूबिक अप्रोच में क्या होता है कि जो हमारी नाभि होती है, जो एब्डोमेन होता है, और यहाँ पर इस वाली एरिया में सर्जिकल कट लगाया जाता है और यहाँ से क्या किया जाता है, प्रोस्टेट ग्लैंड के जो अनवांटेड पार्ट हो गए या प्रोस्टेट ग्लैंड में जो इनलार्जमेंट हो गया है वो ठीक नहीं हो पा रही है, कैंसर जैसी कंडीशन बन गई है, तो उसे इसके माध्यम से यहाँ से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, देन पेनिनियल प्रोस्टेक्टमी में क्या होता है, जो पेनिनियल एरिया होती है, मतलब कि जो कि हमारा रेक्टम वाली एरिया होती है, वहां पर सर्जिकल कट लगाया जाता है, वहां से प्रोस्टेट ग्लैंड को ठीक किया जाता है, वहां से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सर्जरी परफॉर्म की जाती है इस डिसीज में। इसके बाद अब हम देखते हैं लाइफ स्टाइल एंड होम रेमेडीज। तो कुछ लाइफ स्टाइल में भी आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ताकि अगर आपको पीपीएच की समस्या है वो ठीक हो सके। ठीक है, तो लिमिट बेवरेज इन दी इवनिंग, तो आपको रात शाम को क्या करना है कि ज्यादा पानी या ज्यादा लिक्विड डाइट नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप लिक्विड डाइट लेते हैं, पानी में ज्यादा पीते हैं, तो आपको वॉशरूम बहुत ज्यादा लगेगी, जिस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा पेन होगा, तकलीफ होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए डोंट ड्रिंक टू मच कैफीन एंड एल्कोहल, तो आपको जो कैफीन होती है, जो एल्कोहल होती है, उसे नहीं करना है। ठीक है, आपको नहीं पीना है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इनलार्जमेंट बढ़ाने के प्रोस्टेट ग्लैंड में। ठीक है, इसके बाद लिमिटेड एंटीहिस्टामाइन, तो आपको लिमिटेड मात्रा में एंटीहिस्टामाइन का यूज करना है। ठीक है, गो व्हेन यू फील द अर्ज, आपको जैसे ही फील होता है वॉशरूम करने के लिए, आपको बिल्कुल तुरंत ही जाना चाहिए। आपको अगर ये बीपीएच की समस्या है तो आपको यूरिन रोक कर नहीं रखना है, आपको जैसे ही वॉशरूम लगती है आपको तुरंत अर्जेंट में ही तुरंत वॉशरूम करने जाना ही है। ठीक है, इसके बाद शेड्यूल बाथरूम विजिट, आप एक शेड्यूल बना सकते हैं, जैसे कि मुझे सोने से पहले वॉशरूम करने जाना है, या मुझे कुछ काम करने से पहले वॉशरूम करने जाना है, तो आप कुछ इस प्रकार से कुछ टाइम शेड्यूल बना सकते हैं कि मुझे इस टाइम पर वॉशरूम करने जाना ही है। ठीक है, इसके बाद स्टे एक्टिव, आप डल नहीं रहिए, आप प्रॉपर तरीके से एक्टिव रहिए, आपको जैसे ही वॉशरूम लगती है आप तुरंत के तुरंत जाइए, आपको आलस नहीं करना है कि चले जाएंगे बाद में चले जाएंगे, नहीं। अगर आपको पीपीएच की समस्या है और अगर नहीं भी है तो भी आपको क्या करना है, तुरंत के तुरंत वॉशरूम करना जाना चाहिए, आपको ज्यादा देर तक रोक कर नहीं वॉशरूम को कभी रखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही अगर ब्लैडर में बहुत ज्यादा समय तक यूरिन भरा रहता है तो उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हो, तो मे भी किडनी फेल होने के भी चांसेस हो सकते हैं, ये कॉम्प्लिकेशन में भी देखने को मिल सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।